हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम लोगों ने एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने की एक प्लानिंग में है और पहली क्लास में हम लोग आप लोगों से रूबरू हैं। हम लोगों ने अभी तक पॉलिटी जीएस के जो सेगमेंट के जितने भी पेपर होते हैं उनमें से कई सारे सब्जेक्ट्स हम लोगों ने कंप्लीट करके प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें से वर्ल्ड ज्योग्राफी की काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं। उसमें इंडियन ज्योग्राफी के कुछ सेगमेंट हम लोगों ने दिए हैं वीडियोस। आज के क्रम में हम लोग उसी को कंटिन्यू करने की स्थिति में हैं और उसे आगे करेंगे। हम लोग पॉलिटी के भी हम लोगों के प्लेलिस्ट बन चुकी है हम लोगों की, और साथ ही साथ आप लोगों ने हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर, ये तमाम सारे सेगमेंट्स आप लोग देख रहे होंगे जीएस के महत्वपूर्ण भाग। आज हम लोग इसी का ही एक महत्वपूर्ण भाग जो हमने अभी अब आपको बताया, इंडियन ज्योग्राफी, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं ये इंडियन ज्योग्राफी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं। और इंडियन ज्योग्राफी चूंकि भारत का भूगोल है और हमको भारतीय प्रशासनिक सेवा देनी है, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में जो भी सेगमेंट होगा उसमें बहुत महत्वपूर्ण जीएस का एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है ज्योग्राफी आपका। तो जितने भी यूपीपीसीएस की एग्जाम्स हैं या उससे जो छोटी परीक्षाएं हैं, उन सभी परीक्षाओं में भारत का भूगोल एक महत्वपूर्ण स्थान अपने आप में कवर करता है। तो आज हम लोग भारत की भूगोल की स्टार्टिंग करेंगे और इसमें मूल बिंदु से समझते हुए एक एक बेसिक पॉइंट्स को देखते हुए आगे बढ़ेंगे और आशा है कि ये सेगमेंट आपको बहुत बेहतर लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा और आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। आइए स्टार्ट करते हैं भारत के भूगोल को। जैसा कि भारत का भूगोल है तो इसमें एक कॉमन सी बात है कि इसमें भारत के बारे में सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो अगर हमें भारत के बारे में अगर कुछ जानना है, और चूंकि हम लोग ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं, हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छी तरीके से जान लेना होगा कि भारत की अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति क्या है। अक्षांशीय स्थिति जान लेने से हमें ज्योग्राफी पढ़ने में, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने में आसानी होगी कि भारत का जो अक्षांश होगा किन अक्षांशों के मध्य स्थित है, इसका देशांतर है वो किस देशांतर से किस देशांतर के मध्य स्थित है। इससे हमें पता चल जाएगा कि भारत की जलवायु लगभग कैसी होगी या कैसी जलवायु है। तो हम लोग जो इसके अंतर्गत जो कृषि है, यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, यहाँ की सभ्यता संस्कृति किस आधार पर डेवलप हुई है, ये तमाम सारे विषय हमको ऑटोमेटिकली स्पष्ट हो जाते हैं कि कोई कंट्री जो है वो किस अक्षांश में स्थित है। वो बहुत सारे उनकी स्थितियों को इंडिकेट कर देता है कि अगर उष्णकटिबंधीय जलवायु के क्षेत्र के रहने वाले लोग होंगे तो उनकी जो शारीरिक संरचना, उनका खान पान, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति काफ़ी कुछ भिन्न होगी अपेक्षितया उच्च अक्षांशों पर, यानी ठंडी जलवायु के लोगों के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है अक्षांश के आधार पर ही कि किसी कंट्री का क्या अक्षांश है। अक्षांश के आधार पर वहाँ की जलवायु का निर्धारण हो जाएगा, वहाँ की वनस्पतियाँ हो जाएंगी, वहाँ के लोगों का खान पान क्या होगा, वहाँ के लोगों का जो शारीरिक स्ट्रक्चर है वह किस रूप में होगा। आपने ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ा है, उसमें आप लोग देखिएगा, मानव भूगोल के जो हम लोग सेगमेंट पढ़े हैं उसमें देखेंगे कि भारत में मोस्टली किस प्रकार की काकेसाइड हैं, मंगोलाइड हैं या निग्रोइड प्रजाति के किस प्रजाति की अधिकता है या उनकी कौन सी उपजातियों की अधिकता हो सकती है, प्रोबेबिलिटी क्या है, ये तमाम सारी चीज़ें आपको स्पष्ट होंगी। तो पहले स्टार्ट हम लोग करेंगे ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में, कि इसका अक्षांशीय विस्तार वास्तव में क्या है और देशांतरीय विस्तार क्या है। और यहीं से स्टार्ट करते हुए हम लोग देखेंगे, इस चीज़ को समझेंगे कि इसका वास्तविक विस्तार क्या है, और विस्तार अगर यदि हम समझ लेंगे तो हमें बाकी और सारी चीज़ें बहुत सहजता से समझ में आ जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों, इसको देखते हैं। तो पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि ग्लोब में समझने के लिए तो जो सबसे बेसिक चीज़ आपकी होगी वो आपको मालूम होना चाहिए कि अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, देशांतर रेखाएं कितनी हैं, और अक्षांश रेखाओं का निर्धारण कैसे किया जाता है और देशांतर रेखाओं का निर्धारण कैसे किया गया है। ये हम लोग तमाम सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं जैसा कि एक आपको फिगर बना हुआ है, यहाँ पे ग्लोब में मैप दिख रहा होगा, ये आपका वर्ल्ड का मैप है।
ठीक है। वर्ल्ड के मैप को आप देखेंगे तो विश्व को समझने के लिए, जलवायु को समझने के लिए आप जान लीजिए कि दो तरह की, कोई भी मैप आप देखेंगे जो विश्व का या इंडिया का मैप होगा तो उसमें दो तरह की रेखाएं आपको सदैव देखने को मिलेंगी। एक रेखा जो होगी जो इसके नॉर्थ और साउथ पोल को छूती हुई जाती होगी, और दूसरी रेखा होगी जो इसके पूर्वी और पश्चिमी बिंदु को छूती हुई जाती होगी। तो जरा समझिएगा, ये आप ग्लोब देख रहे हैं, ग्लोब में दो बिंदु आपके इंपॉर्टेंट होंगे, एक तो ऊपर का बिंदु होगा और दूसरा नीचे का बिंदु होगा। यहां मैं ऊपर नीचे शब्द इस नाते यूज कर रहा हूं कि आप पहले समझ जाए। कोई भी मैप आप जब देखते हैं तो हमेशा क्या होता है, नॉर्थ, उसके ऊपर के साइड को नॉर्थ कहते हैं। किसी भी मैप को देखेंगे, चाहे वो आपके घर का मकान हो, मकान का मैप हो, किसी राज्य का मैप हो, किसी कंट्री का मैप हो, किसी महाद्वीप का मैप हो या विश्व का मैप हो, सभी मैपों में नॉर्थ पोल जो होगा, यानी कि पूरा मैप आपको दिख रहा है, यानी नॉर्थ आपका ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, नॉर्थ आपका ऊपर होगा तो डेफिनेटली जब नॉर्थ ऊपर होगा तो साउथ आपका नीचे ही होगा, और राइट साइड में आपका ईस्ट होगा और वेस्ट साइड में आपका पश्चिम होगा। ठीक है, यानी कि जो आपका राइट हैंड होगा वो ईस्ट को इंडिकेट करेगा और जो लेफ्ट हैंड होगा वो क्या, वेस्ट को इंडिकेट करेगा। उसी तरह से आप यहां देखेंगे तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा आपका और ये हो जाएगा साउथ पोल। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखिएगा, नॉर्थ और साउथ पोल आपका हो गया। और इसको दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखाएं, ऐसे इस तरह की रेखा आपको मिलेगी जो पूरे ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट देगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन होती है वह आपकी अक्षांश रेखा होती है। तो आप इसको देखेंगे, ये जो रेखा होती है इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, अक्षांश रेखा। तो जरा समझिएगा पहले कौन सी रेखाएं कहते हैं, यानी कि जो आपकी पूरब से पश्चिम को या पश्चिम से पूरब को, यानी कि ये दिशा कौन सी होगी भाई, ईस्ट होगी और ये वेस्ट होगी। तो अगर ग्लोब में पूरब से पश्चिम खींची गई जो रेखाएं हैं आपकी, ये क्या हो जाएंगी, सभी अक्षांश रेखाएं होंगी। ठीक है, और अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी हमेशा समान होती है, बात ध्यान रखिएगा। अक्षांश रेखाओं की एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य की दूरी सदैव और सदैव समान होती है, चाहे वो नॉर्थ पोल की अक्षांश रेखाएं हो चाहे साउथ पोल की अक्षांश रेखाएं हो। ठीक है, तो जो रेखाएं पूरब से पश्चिम की तरफ खींची गई होंगी ग्लोब में, अब दिशाओं को कोई भ्रम हो नहीं रहा होगा, पूरब पश्चिम यानी ये दिशाएं हो गई, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब जो रेखाएं खींची हुई सभी अक्षांश रेखाएं होती हैं, और जो उत्तर से दक्षिण को खींची जाती रेखाएं हैं वो सभी देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो अक्षांश रेखाओं को खींचने का क्या मोटिव क्या है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्यों खींची गई हैं। अक्षांश रेखाएं खींचने से मतलब यह है कि आपको मालूम होना चाहिए कि सूर्य जो होता है किस अक्षांश से किस अक्षांश के मध्य जाता है। अभी मैं आगे उसके बारे में सारी बातें बताऊंगा आपको कि अक्षांश अधिकतम 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश सूरज जाता है कर्क रेखा तक, और अधिकतम दक्षिण की तरफ अगर देखेंगे तो दक्षिणी अक्षांश में अगर वो प्रवेश करता है तो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक जा पाता है, यानी मकर रेखा तक, यानी कर्क और मकर रेखा के मध्य तक ही सूर्य जा पाता है। और सूर्य की खासियत है कि सूर्य जहां रहते हैं वो अपने साथ उष्मा लिए रहते हैं, गर्मी लिए रहते हैं, टेम्परेचर वहां का हाई किए रहते हैं। तो ये क्षेत्र हो जाएगा 23 डिग्री उत्तर से लेकर 23 डिग्री दक्षिण का मध्य, ये उष्णकटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र हो जाएगा। तो यहाँ गर्मी मिलेगी, तो उसके क्या क्या इंपैक्ट्स होंगे वो सारी बातें अभी आगे हम लोग करेंगे, कुछ बातें मैंने आपको बताई। इसके अलावा जहां सूरज नहीं जाते हैं या उनका आंशिक प्रभाव होता है, यानी कि लगभग करीब में जैसे 23 डिग्री तक तो उत्तर जाते हैं और 23 डिग्री दक्षिण जाते हैं, यानी कर्क और मकर रेखा तक सूरज जाते हैं, लेकिन उसका असर थोड़ा आगे तक हो जाता है, यानी लगभग 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण तक उसका असर पड़ता है सूरज का। ये क्षेत्र जो होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। इसके अलावा वायुदाब पेटियों का भी इसमें रोल होता है, पृथ्वी की गतियों का रोल होता है, वो सब तमाम सारे विषय हम लोग आगे ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। आप लोग कृपया करके अगर चाहते हैं बहुत अच्छे से समझना तो वो वीडियोस आप देख लीजिएगा उसमें, और यहाँ जितना हो सकेगा मैं उसको बताने की भरसक प्रयास में रहूंगा। ठीक है, तो 30 डिग्री उत्तर तक और 30 डिग्री दक्षिण तक का जो क्षेत्र होता है वो सूर्य के प्रभाव वाला क्षेत्र होता है, यानी कि वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। उसके बाद का जो क्षेत्र होता है वो ठंडी जलवायु का क्षेत्र आ जाता है, यानी वहां पर ठंडी और गर्मी का मिश्रप होता है। 6 महीने उस क्षेत्र में गर्मी रहेगी और 6 महीने उस क्षेत्र में ठंडी रहेगी। जब सूर्य उत्तरायण रहेंगे तो वो क्षेत्र गर्म रहेगा, यानी उत्तर के क्षेत्र की बात करेंगे, और सूर्य जब दक्षिणायन रहेगा तो उसे ठंडा रहेगा। इस नाते उसे शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु का कहा जाता है। शीत और उष्ण का मिक्सअप, यानी कि कुछ 6 महीने उष्ण रहेगा और 6 महीने शीत की जलवायु लिए रहेगा, इस नाते उसे शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र कहा जाता है। इसके बाद का जो क्षेत्र होगा, यानी कि लगभग 66 डिग्री से प्लस का जो क्षेत्र, आर्कटिक वृत्त आप सुने होंगे नाम, 66.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री दक्षिण के बारे में बात कर रहा हूं मैं। इससे ऊपर का जो क्षेत्र होता है वहां सूर्य की रोशनी किसी भी गोलार्ध में ठीक से पहुंच नहीं पाती है,
चाहे सूर्य उत्तरायण हो चाहे दक्षिणायन हो, तो यहाँ पर हमेशा जब पहुंच नहीं पाती है, तो सूरज जब नहीं पहुंच पाएंगे तो क्या होगा कि टेम्परेचर वहाँ का हमेशा कम रहेगा, बर्फीला क्षेत्र रहेगा, टुंड्रा जलवायु का क्षेत्र रहेगा वहाँ पर। तो वो क्षेत्र क्या हो जाएगा, अक्षांशीय विस्तार से ही हमको पता चल पाएगा कि वास्तव में किस अक्षांश पे क्या स्थिति है और वहाँ की जलवायु और वहाँ की कैसी जनजातियाँ हैं या कैसा वहाँ का वनस्पतियों का स्ट्रक्चर है, तमाम सारी चीज़ें हमको स्पष्ट हो जाएंगी। तो अक्षांश रेखाओं के बारे में उम्मीद है समझ में आई होगी बात अभी तक आपको, कि अक्षांश रेखाओं का निर्धारण क्यों किया गया है, कि किसी क्षेत्र की जलवायु कैसी है उसके बारे में हम लोग जान लें। और देशांतर रेखाओं का जो निर्धारण किया गया है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय में जो हमारा पूरा विश्व है, यह सबका एक टाइम जोन हो, सबका एक समय रेखा हो, जिससे अक्षांश और देशांतरों के आधार पर ही किसी देश की लोकेशन को हम लोग व्यक्त कर पाते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड जब तक निर्धारित नहीं होगा तब तक कोई मिसाइल, कोई प्रक्षेपास्त्र आप एक जगह से दूसरी जगह को फेंकते हैं या मारते हैं, आप देखते होंगे एक मिसाइल का प्रक्षेपण किया जाता है और जाकर के एग्जैक्टली उसी टारगेट को हिट करती है। तो मिसाइल को कैसे पता भाई, हमें तो आपको पता है ना कि वही टास्क है कि हमें यहाँ जाकर के काम करना है, तो मिसाइलों को कैसे पता होता है कि एग्जैक्टली इसको कहाँ कैसे मारना है। तो वो मिसाइलें जो करती हैं उसमें लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर उसमें निर्धारित किया जाता है और वो उसी पर्टिकुलर स्थान पर जाती हैं और वहीं पर उसको वार करती हैं। ठीक है, तो ये इस कार्ड से किया गया है। और पूरा विश्व समुदाय जो टाइम जोन बनाए गए हैं, समय एक तरह से कहिए कि समय का निर्धारण पूरे विश्व में कैसे किया जाए कि एग्जैक्टली पता चल सके कि जैसे हम लोग हमेशा इंग्लिश कैलेंडर का प्रयोग करते हैं और इंग्लिश कैलेंडर में हम लोग देखते हैं कि जो तिथि होती है, जैसे क्रिसमस हमको मनाना है, 25 दिसंबर की डेट है तो 25 दिसंबर की ही डेट बनेगी और आप पूरा विश्व 25 दिसंबर की डेट मनाएगा। तो आप जरा सोचें कि 25 दिसंबर कैसे एग्जैक्ट कर पाएंगे कि जैसे हमारे यहाँ पर दिन हो रहा है, मान लो आज की बात करें हम, तो आपके यहाँ हो सकता है जहाँ पे हम सभी लोग हैं वहाँ पे जब ये वीडियो आप देख रहे हैं उस समय आप अगर वीडियो दिन में देख रहे हैं तो आपको दिन लगेगा और आप वीडियो रात में देख रहे हैं तो वीडियो आपको रात लगेगी। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि बाकी और जो हमारे विश्व हैं उनमें भी सेम स्थिति हो, कहीं सुबह हो रही हो, कहीं शाम हो रहा होगा, कहीं रात का समय होगा, आपके यहाँ रात है तो कहीं दिन का समय हो रहा होगा, इस तरह से विविधताएं होंगी। तो उसमें एक टाइम जोन का समय का निर्धारण किया जाता है जिससे कि पूरा विश्व उसी के परिप्रेक्ष्य में कार्य कर सके और किसी भी तिथि का निर्धारण एग्जैक्टली किया जा सके। और 365 दिन जो बनाए गए हैं उनकी संरचना उसी ग्लोब के आधार पर की गई है जिससे कि तिथियों में बहुत विविधता ना आ पाए। ये तमाम सारे विषय हैं जिनके और बाकी डिटेल हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, तो ये देशांतर रेखाओं का इस रूप से मूल रूप से खींचा गया है। और सबसे बड़ी चीज है कि चूंकि 24 घंटे हमारे होते हैं, 24 घंटे का दिन रात होता है मिला करके, यानी एक दिन हमारा जो है 24 आवर का होता है, तो 24 घंटे में इस नाते देशांतर रेखाओं की संख्या जो है वो 360 की गई है। और एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य की डिस्टेंस 4 मिनट की होती है। ये तमाम सारे विषय का चर्चा करेंगे आगे, लेकिन पहले हम लोग जान लेते हैं तो अक्षांश रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, 1 by 1 करके एक एक अक्षांश पे लगभग करीब में एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य की जो दूरी होती है लगभग 111 किलोमीटर के मध्य की दूरी होती है। ठीक है, इसे गारो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गोरे कहीं कहीं मिलेगा गोरे के नाम से, कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर के अप्रॉक्स होती है। 111.2 आता है पॉइंट में, लेकिन 111 किलोमीटर के मध्य की डिस्टेंस आप मानेंगे जो एग्जैक्टली बनी रहती है। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य की जो डिस्टेंस होती है हमेशा नियत रहती है। और अक्षांश रेखाओं के बारे में अगर देखेंगे तो 0 से लेकर के 1 2 3 ऐसे करते हुए आगे 4 5 6 और यहाँ तक आप जाएंगे तो 23 आप यहाँ पे मान लीजिए 23.5 डिग्री इसकी जरूरत है, इस नाते यहाँ लिख रहा हूँ। इसके क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे आप, ऐसे जाएंगे तो 66.5 डिग्री रेखा भी आपको मिलेगी। और इसी क्रम में आगे बढ़ते जब जाएंगे आप तो आपको 90 डिग्री, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप इस क्रम में अब आगे बढ़ते रहेंगे तो पोल पे जब पहुँचेंगे तो ये 90 डिग्री अक्षांश रेखा मिलेगी। यानी 0 से लेकर के 1 से स्टार्ट होता है और 90 तक जाता है उत्तर की तरफ, और 0 से लेकर के 1 by 1 वैसे बढ़ते हुए क्रम में हम लोग जाते हैं तो 90 पहुँचता है हमारा साउथ पोल पे पहुँचने पे। ठीक है, यानी कि 0 से उत्तर की तरफ 90 रेखाएं होती हैं अक्षांश की और 0 से दक्षिण की तरफ 90 रेखाएं होती हैं दक्षिणी अक्षांश की। ये उत्तरी अक्षांश कहलाएगी, उत्तरी अक्षांश रेखाएं, और ये दक्षिणी अक्षांश, चूंकि ये साउथ पोल में है यानी कि 0 डिग्री अक्षांश से नीचे की सारी रेखाएं यानी कि दक्षिण की तरफ की सारी रेखाएं, दक्षिण आप इस दिशा में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपको, दक्षिण की सारी रेखाएं आपको, दक्षिणी गोलार्ध की सारी रेखाएं दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं और उत्तरी गोलार्ध की जो रेखाएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध कहलाती हैं। ये पूरा गोलार्ध आपका है। ठीक है, गोलार्ध को 2 भाग, पृथ्वी को पूरे 2 भागों में बांटा गया है। उत्तरी गोलार्ध कहते हैं 0
डिग्री से 0 डिग्री अक्षांश से लेकर के नॉर्थ की सारी जो रेखाएं होती हैं उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, और 0 डिग्री देशांतर रेखा से दक्षिण की तरफ की सारी रेखाएं क्या करें, दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो जरा इसकी अगर आप देखेंगे तो 23.5 डिग्री यहां पर भी आपकी आती है रेखा, जिसे हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं, मकर रेखा, और ये होती है हमारी कर्क रेखा। ठीक है, ये सब सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। हमको जरूरत यहां क्यों पड़ रही है वो भी अभी हम आपको बताते हैं। 66.5 डिग्री रेखा आपको पड़ेगी, फिर 90 डिग्री रेखा यहां तक आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो ये जरा क्वांटिटी इसकी स्ट्रेंथ देखेंगे कितनी संख्या रेखा है, तो 90 उत्तरी अक्षांश की रेखाएं होती हैं और 90 दक्षिणी अक्षांश की रेखा होती है, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा एक और होती है, तो 90 प्लस 1 ये कुल हो जाती है रेखा। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो ये मिलाकर कुल 181 रेखाएं हो जाती हैं। कितनी रेखाएं हो जाती हैं, अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 हो जाती है। ठीक है, अक्षांशों के बारे में मैंने भी आपको बताया, सूरज अधिकतम हमारे कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में ही रहते हैं, तो सूरज की जो लोकेशन हमारी होती है अधिकतम यहां जाती है कर्क रेखा तक, और अधिकतम यहां तक जाती है, कहां तक, मकर रेखा तक जाती है। ठीक है, तो इसके मध्य में रहने के कारण से ये जो क्षेत्र होता है उसको बंध्य जलवायु का क्षेत्र हो जाता है। इसके बाद का जो है आंशिक प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर आपका शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र, और 66.5 से प्लस का जो क्षेत्र होता है वो शीत कटिबंध का क्षेत्र कहलाता है। यही स्थिति यहाँ पर दक्षिण की तरफ भी होती है। ठीक है, तो ये अक्षांश रेखाओं का निर्धारण हो गया, और इत्तेफाक से अगर हम देखें तो भारत के बीचों बीच से ही आपकी अक्षांश, यहाँ पर देखें 23.5 डिग्री, तो भारत के लगभग बीचों बीच से, लगभग करीब में बीचों बीच से आप कह सकते हैं कि आपकी रेखा जाती है। कौन सी, यही वाली रेखा कर्क रेखा, जो आपकी कर्क रेखा है यही भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। ऐसे नाते इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी हम लोग भारत का भूगोल जब देखेंगे, तो इसके पहले की भारत की जरूरत पड़े और अक्षांश और देशांतर का जो आधार पड़े, ये सब जानने के लिए थोड़ा हम लोग इसको कॉन्सेप्ट पे चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा जो देशांतर रेखाएं हैं बच्चों, वो देशांतर रेखाएं एक पोल से यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाते हुए 360 रेखाएं खींची गई हैं। कितनी रेखाएं, 360 रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इंडिया के बारे में। इतनी बेसिक चीजें पता चल गई हैं आपको। अब चूंकि इंडिया, मैंने क्या बताया, 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसका बंधीय क्षेत्र होता है। अब भारत का जरा विस्तार देखते हैं इंडिया के बारे में। अब शुरू करते हैं इंडिया को अपने। इंडिया का अगर पॉइंट हम देखेंगे तो इंडिया हमारा जो शुरू होता है वो अक्षांशीय विस्तार में। और हम देखें, और एक चीज और भी समझ लीजिएगा कि जैसे कि अगर मैं एक रेखा खींच दे रहा हूं, ये आपको, ये आपकी रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और जो टाइम लाइन जो रेखाएं खींची गई हैं, जो समय को निर्धारित करने वाली रेखाएं खींची गई हैं, वो क्या करती हैं, वो इसी नॉर्थ पोल से और साउथ पोल को मिलाती हुई एक मेन रेखा खींच दी गई है जिसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, जिसे ग्रीनविच मिड टाइम लाइन कहते हैं, GMT लाइन कहते हैं। ये यहीं से खींच दी गई है, जो कि आपके इंग्लैंड से होकर के गुजरती है। ठीक है, मैप में आप देखेंगे तो थोड़ा आपको भिन्नता दिखेगी, तो इसको इस नाते ऐसे कर लीजिए। इस रेखा को, यहां आपका पड़ता है इंग्लैंड, और ये इससे होकर के बीचों बीच से होकर के ऐसे गुजरती है रेखा। ये ऐसे आपकी ये रेखा यहां मिलेगी। ठीक है, इस रेखा को आप समझ लीजिए। ये आपकी रेखा है जो कि आपकी कहां से होकर के गुजरती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, सॉरी 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये। इसे ही प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। ठीक है, ग्रीनविच मिड टाइम कहते हैं। यही से ही समय की शुरुआत की वास्तविक गणना पूरा विश्व करता है। और इसके आगे का हिस्सा, अब देखिए जरा यहां पर थोड़ा सा आप इसको भी समझने की कोशिश करिएगा। इसके पहले मैं देशांतर को ये कर्क रेखा की जो लाइन है इसको मैं हटा देता हूं। अब जरा समझिए, अब विश्व को हम देखें, पूरे विश्व को अक्षांश और देशांतरीय आधार पर देखें तो 4 टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भारत को 2 भागों में बांटती, उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में बांटती है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी प्रधान मध्याह्न रेखा, ग्रीनविच लाइन, मिड लाइन जो है, टाइम लाइन जो है, वो जो रेखा है आपकी, ये विश्व को 2 भागों में, बराबर भागों में बांटती है, पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्से में। ठीक है, पूर्वी हिस्सा ये होगा आपका और पश्चिमी हिस्सा आपका ये होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि यहां पर मैंने बताया वेस्ट है और ईस्ट है, तो ये हिस्सा पूर्वी और ये पश्चिमी हिस्सा पड़ेगा। अब इसकी जरूरत क्या पड़ती है, जब अक्षांश और देशांतर किसी कंट्री का आप निकालते हैं तो इसी आधार पर निकालेंगे। जैसे भारत के बारे में, चूंकि भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो हम भारत के बारे में पहले देखते हैं। भारत का देखेंगे, ये आपका
भारत का विस्तार होगा, उत्तर से दक्षिण का, और यहां से लेकर के यहां तक का इसका विस्तार जो होगा वह किसका होगा, इसका देशांतरीय विस्तार होगा, जो कि पश्चिम से पूरब और पूरब से पश्चिम के मध्य का होगा, जो भी कहें। तो हमारा भारत किस चार गोलार्ध इस तरह से बने, आपको चार हिस्से बने। एक तो बना आपका कौन सा, उत्तर और दक्षिण वाला बना, दूसरा पूरब और पश्चिम वाला बना। तो किसी का जब देशांतर आप लिखते हैं तो देशांतर के लिए आपको बताना पड़ता है वह कंट्री किस देशांतर के मध्य है। तो जो भी यहां से जान लीजिए 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री, सेम इसकी विपरीत लाइन होती है। 180 डिग्री जो लाइन होती है, जैसे अगर कहा जाए कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा के प्रतिध्रुवस्थ स्थिति पे कौन सी लाइन होती है, तो प्रतिध्रुवस्थ मतलब एकदम सेम अपोजिट स्थिति पे बच्चों, प्रतिध्रुवस्थ स्थिति पर होती है, वह होती है 180 डिग्री रेखा, जिसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे डेट लाइन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसे जीरो हार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जीरो हार के नाम से जाना जाता है। और इसे मध्याह्न के नाम से, 0 डिग्री मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 12 बज रहे होते हैं और मध्याह्न का मतलब होता है दोपहर का समय, तो 0 डिग्री मध्याह्न रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो जरा आप समझिएगा, वो सब बातें अभी हम लोग आगे और भी करेंगे। तो पहले ये जान लीजिए कि आप जो पूर्वी हिस्सा इसका है, ये 180 डिग्री जो पूरब की जितनी भी लाइनें होंगी, यानी कि आप देखिए तो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री जाएगा पहले, फिर 90 से 180 जाएगा। 180 पूर्वी रेखाएं होती हैं, 180 पश्चिमी रेखाएं होती हैं। तो 180 जब पूर्वी रेखाएं होंगी तो 180 लाइन इधर होंगी और 180 पश्चिम में होंगी। और एक बात जान लीजिए, 180 जो लाइन होती है वो कॉमन लाइन होती है, ठीक है, दोनों तरफ की। यहां से 179 0 डिग्री देशांतर से लेकर के 17 लाइन इधर होंगी, 17 लाइन मतलब 17 अक्षांश होंगे, मतलब देशांतर होंगे, और 179 अक्षांश जो है पश्चिम में होंगे आपको, ठीक है। तो ये सब पूरब का होगा और पश्चिम का होगा। और पूरब के सभी जो अक्षांश होंगे उनका टाइम जो होगा वो किससे अधिक होगा, ग्रीनविच बीच टाइम से आपका ज्यादा होगा, अधिक समय होगा, ठीक है। और सारे जितने भी पश्चिमी देशांतर की जितनी रेखाएं हैं, जितने भी पश्चिमी देशांतर हैं, कहां से, 0 के बाद से, यानी 1 पश्चिमी देशांतर से लेकर के 179 देशांतर के समय क्या होंगे, इन रेखाओं के मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब से पीछे ही होंगे। यानी कि 12 घंटे आपका पूरब कवर करता है और 12 घंटे पश्चिम कवर करता है। तो आगे का हिस्सा 12 घंटे अधिकतम आगे हो सकता है, और पीछे वाला हिस्सा यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम वाला हिस्सा वह 12 घंटे अधिकतम पीछे हो सकता है। अब होने के लिए 12 घंटे अधिकतम मैं बात कर रहा हूं, तो उस परिपेक्ष का मतलब हो गया 179 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कोई लोकेशन है, ठीक है, कोई लोकेशन पश्चिमी देशांतर पर है, तो वो क्या होगी, इससे 12 घंटे लेट होगी। और अगर हम बात करते हैं पूर्वी देशांतर की, तो 179 जो लाइन होगी पूर्वी देशांतर की, वह 12 घंटे आगे होगी इस वाली लाइन से, लगभग करीब में, ठीक है, क्योंकि 180 पर जो है तिथि बदल जाती है, और ये रेखाएं एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य की जो दूरी होती है, लगभग वही दूरी एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य की दूरी होती है। और एक देशांतर से देशांतर रेखाएं क्या करती हैं कि जैसे ही विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाती हैं तो उनकी डिस्टेंस कम होने लगती है, वो सिकुड़ने लगती हैं, ठीक है। तो एक देशांतर और से दूसरे देशांतर के मध्य की जो दूरी होती है विषुवत रेखा पर तो समान होती है, लेकिन जैसे ही ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे तो उसका मान घटने लगता है। समझ रहे होंगे आप लोग बात को, कम होने लग, क्योंकि इसी पोल से निकलती हैं सारी देशांतर रेखाएं, इसी पोल से निकलेंगी। अब यहां पर आप भ्रमित ना हो, इसको अगर भ्रम आपको आ रहा हो तो मैं यहां पर इस स्थिति को यहां पर लोकेशन कर दे रहा हूं, यानी आप पोल यहां मान लीजिए, ये 90 डिग्री का पोल, अभी आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब पोल आपको दिखाई दे रहा है, यहां से रेखाएं जो जाती हैं आपकी, ये रेखा यहां से मिल जाएगी, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल से ही सारी रेखाएं देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। तो देशांतर रेखाओं का झुकाव जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएगा वो एक मूल बिंदु पर आ जाएगा, एक बिंदु से ही सारी रेखाएं निकलेंगी, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी ध्रुवों की तरफ जाने पर, चाहे उत्तर या दक्षिण की तरफ, उनके बीच की दूरी घटने लगेगी। लेकिन अक्षांश रेखाओं में ऐसा नहीं होता, अक्षांश रेखाओं की दूरी हर जगह समान रहती है, ठीक है। तो हम लोगों ने बात की कि ये समय जो होता है 12 घंटे आगे होता है, ये समय 12 घंटा पीछे होता है, ठीक है। तो ये घंटा जो 12 घंटा आपके जो समय पीछे होता है, तो
इससे आपको क्या स्पष्ट हो रहा है, अगर जब किसी की लोकेशन जब बतानी होगी तो अगर कोई देश कंट्री जैसे भारत है, भारत के बारे में अक्षांशीय विस्तार जब बताएंगे तो इसका भारत का जो अक्षांशीय विस्तार आप देखेंगे वो 8 मूल भूमि की बात कर रहा हूं मैं, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, यहां मैं पहले इंडिकेट कर दूं आपको, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री, यहां पर आप चले जाएंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट इसका विस्तार है। कौन सा? ये अक्षांशीय विस्तार है। और देखिए जरा, ये भारत किस गोलार्ध में पड़ रहा है भाई? उत्तरी गोलार्ध में पड़ रहा है। तो यहां पर क्या होगा? 8 डिग्री 4 मिनट क्या होगा? उत्तरी अक्षांश होगा, उत्तरी अक्षांश। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में पड़ रहा है, इस नाते उत्तरी अक्षांश होगा। और कहां? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के फिर 37 डिग्री 6 मिनट क्या होगा? उत्तरी अक्षांश ही होगा। क्लियर? क्योंकि आप ये पूरा उत्तरी अक्षांश में ही पड़ रहा है तो इस नाते अक्षांश का जो भी डिस्टेंस होगा, जो बताएंगे हम दूरी, वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश ही लिखेंगे। ठीक है। और अगर हम भारत की बात करते हैं, पूर्वी बिंदु से लेकर के पश्चिमी बिंदु के मध्य की बात करते हैं, पूर्वी से लेकर के पश्चिमी की बिंदु की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहां पर हम देखेंगे तो ये हिस्सा जरा देखिएगा कि भारत के किस वाले हिस्से, मतलब विश्व के किस वाले हिस्से में है। तो ये देखिए, ये तो है उत्तर, लेकिन ये हिस्सा कौन सा है? पूर्वी वाले में ना। अक्षांशीय देशांतरी विस्तार में देखेंगे तो किस में है? पूर्वी देशांतर में स्थित है ना ये। तो भारत का जो समय होता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर, पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर होता है। ये ध्यान रहेगा, पूर्वी दोनों होगा, क्योंकि चूंकि भारत का जो ये डिस्टेंस, मतलब पश्चिम से पूरब वाला जो डिस्टेंस है वो अभी किस में पड़ रहा है भाई? देखिए पूरब वाले हिस्से में, साथ ही इसका विस्तार पूर्वी ही लिखा जाएगा। क्लियर? तो भारत की तो ये लोकेशन हो गई। ठीक है। अब भारत की जब लोकेशन यहां पर हो गई तो थोड़ा बिंदु भी यहीं पे जान लेते हैं हम लोग। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु होता है मूल भूमि का, वो आपका कौन है? कन्याकुमारी या कुमारी अंतरीप के नाम से जाना जाता है, जो कि तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। ठीक है। क्या नाम है? केप कमोरिन भी से कह सकते हैं, कुमारी अंतरीप भी कह सकते हैं, या कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है इसका? केप केमोरिन, कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी, ये तमाम सारे नाम हैं इसके। ठीक है। और करके आप लिख सकते हैं सारे नामों को। ठीक है। ये आपके मूल भूमि का दक्षिणतम बिंदु होता है। लेकिन भारत की जो लोकेशन है बच्चों, वो क्या है? आप ध्यान समझिएगा। यहां पर आप देखेंगे तो एक द्वीप समूह मिलता है आपको, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और दूसरा यहां पर एक हिस्सा मिलता है हम लोगों का, क्या? जो कि लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। अंडमान, वो भी क्या है आपका? केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। और ये अंडमान जो आपका है वो क्या है? वो भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु आपका मिलेगा वो वहां पर, यहां पर मिलेगा आपको, जो कि तमिलनाडु, ये आपका अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, इसके वाले बिंदु पर मिलेगा। यहां के दक्षिण, यहां मिलता है इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जिसे और भी तमाम सारे नामों से हम लोग जानते हैं। इंदिरा पॉइंट के अलावा हम लोग इसको देखेंगे तो पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, इसे पिग्मेलियन के पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, पार्सन और पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से, पिग्मेलियन यानी पार्सन, पिग्मेलियन या इंदिरा पॉइंट, इन तमाम सारे नामों से अगर हम देखेंगे तो ये जो दक्षिणतम बिंदु होता है बच्चों, इसको हम लोग इसका जो अगर हम अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो 6 डिग्री 4 मिनट, वैसे 45 देता है कहीं कहीं 45 मिनट, लेकिन ये 6 डिग्री 4 मिनट एग्जैक्टली ये आप ठीक है आपके लिए। तो 6 डिग्री 4 मिनट है इसका। अगर भारत का संपूर्ण अगर दक्षिणतम बिंदु देखेंगे तो ये आपका आ जाता है अंडमान निकोबार का जो इंदिरा पॉइंट आपका है, जिसे हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। ये 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है और मूल भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट से इसका अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है। ठीक है। और यहां से जाता है 37 डिग्री 6 मिनट का जो आपका हिस्सा आता है उत्तरी अक्षांश पर, ये आपका है इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है, इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से अगर हम भारत इसकी गुजरात की बात करें, पश्चिमी छोर की बात करें, तो यहां पर आपको देखेंगे तो गवार मोता
ये जो पश्चिम बिंदु इसका है, वो पश्चिमी जो बिंदु एकदम से है वो क्या है, गुहार मोता या गुहार मोती के नाम से भी जानते हैं इसको, मोती या मोता कहिए आप इसको। ये गुजरात में आपका पड़ता है, स्टेट यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर गुजरात का क्या गुहार मोता या गुहार मोती के नाम से जाना जाता है, ये प्लेस पड़ता है आपको। इसी तरह से आप चले जाएंगे, ये जो आपका हिस्सा पड़ता है ये अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, ठीक है, एपी आप इसको कर लेंगे। अरुणाचल प्रदेश का किबिथु एक प्लेस है, किबिथु है ये प्लेस आपका, ये जो आपका पोल पड़ता है ये लास्ट पोल आपका पड़ता है भारत का। तो ये आपका 97 डिग्री 25 मिनट जो आपका जो देशांतर रेखा है ये इसकी सरहद बनाती है। तो भारत इन सरहदों के बीच में है। भारत की डिस्टेंस भी देख लेंगे तो पूरब से पश्चिम की जो डिस्टेंस है, पूरब से पश्चिम की डिस्टेंस ये लगभग करीब में, अगर आप देखिए एक चीज इसमें और भी आप समझने की कोशिश करिएगा कि इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार लगभग समान है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, लेकिन डिस्टेंस में फिर भी अंतर है। कैसे है जरा आप देखिएगा। और एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य की दूरी मैंने बताया लगभग 111 किलोमीटर के मध्य की होती है। उसी तरह देशांतरों के मध्य की भी दूरी 111 किलोमीटर के प्राक्ष होती है, कहीं कहीं 110 किलोमीटर आपको किताबों में मिलेगा। तो वो क्या होता है, देशांतर रेखाओं की जो दूरी होती है वो विषुवत रेखा पर तो 110-11 किलोमीटर मिलती है आपको, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो उनके बीच की दूरी घटती चली जाती है, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती चली जाती है, तो वहां पर समय कम मिलने लगता है। अब इसके साथ क्या हो रहा है जरा इसको समझिएगा कि ये हम लोग पहले देख रहे हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में। तो अक्षांश में देख लिया जाए तो 37 डिग्री 6 मिनट इसका जो है विस्तार है, ठीक है। और इसमें से अगर हम 8 डिग्री 4 मिनट को बच्चों घटा देंगे, 8 डिग्री 4 मिनट का अगर हम अंतर कर देते हैं तो इसमें आपका 2 मिनट ये हो जाएगा, और प्लस इसको हम लोग कर लेंगे तो लगभग 29 आ जाएगा। 7 में से 2 19 चला जाएगा तो 9 29 हो जाएगा। 29 डिग्री 2 मिनट का अक्षांशीय डिस्टर्बेंस है, अक्षांशीय विस्तार है। क्या है, अक्षांशीय विस्तार। यानी भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार अगर हम देखते हैं तो लगभग 29 डिग्री 2 मिनट का भारत का अक्षांशीय विस्तार है। मैंने बताया एक अक्षांश के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर के आसपास है आपकी। कितनी है, 111 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस है। उसी तरह से अगर हम देखें भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है तो हम देखते हैं कि 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट हमारा क्या है, इसका ये देशांतरीय विस्तार। तो इसको अगर एक दूसरे से घटाते हैं तो लगभग करीब में हमारा देखिए 18 आ जाएगा यहाँ पे, और ये आपका लगाए आप करेंगे, यहाँ पे बिंदु ना करिए, यहाँ पे 29 कर देंगे तो 29 डिग्री 18 मिनट। तो अगर हम देखें अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग करीब में अगर हम माने कि 16 सेकंड को छोड़ दें, ठीक है, 16 मिनट को अगर हम छोड़ दें तो लगभग करीब में 29 डिग्री अक्षांशीय विस्तार इसका भी है और 29 डिग्री देशांतरीय विस्तार इसका भी है। दोनों यानी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में कोई भिन्नता लगभग नहीं है, लगभग समान है। तो अगर हम जानते हैं एक अक्षांश से के मध्य की जो दूरी होती है 111 किलोमीटर है, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य की दूरी। उसी तरह देशांतर की बात करेंगे 111 किलोमीटर लगभग करीब में ये है, ठीक है। लेकिन 111 किलोमीटर तब है जब ये विषुवत रेखा पर है। और भारत कहां पर है बच्चों, जरा भारत का विस्तार हम जहां कर रहे हैं वहां से कर्क रेखा गुजर रही है। हमारा भारत किस पे है, मैंने अभी आपको बताया 23.5 डिग्री वाले रेखा के पास से बीचों बीच से भागता है। तो भारत का जो विस्तार हम निकाल रहे हैं वो कर्क रेखा के पास से निकाल रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि ऊपर जाने पर जैसे जैसे जाएंगे एक अक्षांशों के देशांतरों के मध्य की दूरी घटते जाती है। तो देशांतरों के मध्य की जो दूरी घटती जाएगी तो किलोमीटर भी घट जाएगा। तो आप देख लीजिएगा ये भारत का उत्तर से दक्षिण के मध्य में, पूरब से पश्चिम के मध्य की जो डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर है। कितना है, 2933 किलोमीटर है। क्या है ये वाली डिस्टेंस आपकी है, ठीक है, 2933 किलोमीटर। और ये है आपका, यानी कि आप अगर बात करते हैं इंदिरा कॉल से लेकर के आप केप कमोरियन के बीच की बात करते हैं, मूल भूमि की अगर बात करते हैं तो आपका कितनी डिस्टेंस आपकी हो जाएगी, ये डिस्टेंस 3214 किलोमीटर है, ठीक है। ये डिस्टेंस 3214 है, ये 2933 है। अब देखिए 3214 2933 में काफी डिफरेंसेस हैं। किलोमीटर के आधार पर देखेंगे तो अगर आप इसके पास की चीजों को हटा भी दें, बाद की चीजों को, तो सीधे सीधे आप 2900 इसको करेंगे और इसको 3200 करेंगे तो लगभग 300 किलोमीटर
के मध्य की डिस्टेंस बढ़ जाती है, अंतर आ जाता है 300 किलोमीटर की दूरी का। ये दूरी का अंतर क्यों आ रहा है? ये दूरी का अंतर आने के पीछे क्योंकि अक्षांश रेखा, देशांतर रेखाएं जैसे जैसे पोल की तरफ जाती हैं वो सिकुड़ती जाती है, तो उनके मध्य की दूरी 108 किलोमीटर, 107 किलोमीटर, 105 किलोमीटर, 103 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, फिर आगे चल करके 0 किलोमीटर हो जाती है ध्रुव पर पहुंच करके। ठीक है, इस नाते ये इसका देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार समान होने के बाद में भी कि मध्य का मतलब 29 डिग्री 18 मिनट है इसका देशांतरीय विस्तार। ठीक है, मतलब इतनी रेखाएं उसकी खींची गई हैं, इतनी देशांतर रेखाएं उसके बीच में मिलेंगी आपको। उसी तरह से अक्षांश रेखाएं आपकी लगभग अक्षांश और देशांतर का विस्तार समान है। ठीक है, अक्षांश और देशांतर का विस्तार समान होने का मतलब है कि इनके बीच में जितनी अक्षांश रेखाएं होनी चाहिए, जितनी देशांतर रेखाएं होनी चाहिए, वो समान है, लेकिन फिर भी दूरी में इतना डिफरेंस आ रहा है क्योंकि अक्षांश रेखाएं जो है बराबर दूरी इंडिकेट करती हैं, देशांतर रेखाएं ऊपर जाने पर जो है वो घटती जाती है, उनके बीच की दूरी घटने लगती है। और भारत क्योंकि कर्क रेखा के बीच से होकर के गुजरता है तो भारत की डिस्टेंस वहीं से ली जाती है चौड़ाई की, तो वहां पर भारत कम हो जाती है अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, यानी लगभग 108 105 के बीच की आ जाती है किलोमीटर। ठीक है, इस नाते वो दूरी कम है। क्लियर, इतनी बात हो गई। चलिए बात करते हैं और आगे की। तो आप मुझे लगता है ये बात समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। तो भारत की तो ये मूल विषय हो गए कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है और इसको पूर्वी पश्चिमी पूर्वी क्यों लिखा जाता है, ये चीजें आपको स्पष्ट हो चुकी होंगी। और ये इसका उत्तरी छोर, दक्षिणी छोर, पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग भारत के कुछ ऐसे विषयों के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अब भारत के बारे में हम लोग बात करेंगे कि जो भारत का मानक समय है, इसके साथ साथ थोड़ी चीजें और भी देख लेते हैं विश्व के परिप्रेक्ष्य में। विश्व में देख लेते हैं कि कौन कौन सी विश्व की जो रेखाएं आपकी हैं देशांतर रेखाओं में, देशांतर रेखाएं जो खींची गई हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, थोड़ा इसको भी समझते हैं और फिर तो भारत का स्टैंडर्ड टाइम देखते हैं। इसके पहले ये जग देखने से पहले थोड़ा सा आप देख लिया अक्षांश जो आपने कर्क रेखा देखी थी तो भारत के किन राज्यों से होकर के गुजरती है, तो थोड़ा इसको देख लीजिए। कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है और कितने स्टेट इसमें पड़ते हैं ये जरा देखिएगा आप। तो ये कुछ ऐसे भारत की जो है अक्षांश रेखा गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा? 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। अब इससे जाती है तो कुल टोटल 8 राज्य आते हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी होंगे। पहला राज्य पड़ता है गुजरात, दूसरा राज्य पड़ता है राजस्थान, ये देखिए सीमा इसकी लगी हुई यहां से कट रहा है राजस्थान। तीसरा हो जाता है मध्य प्रदेश, चौथा हो जाता है छत्तीसगढ़ हो जाता है, इसके बाद झारखंड आपका हो जाता है, इसके बाद पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल हो जाता है, देन त्रिपुरा और मिजोरम। तो कुल इस तरह से कुल 8 राज्य आपके बन जाते हैं। इन 8 राज्यों के बारे में आप बहुत बारीकी से समझ लीजिएगा, सबको पता भी होगा। इसमें से आपको जो नहीं पता होगा वो चीज क्या होगी, ये बच्चों जो ये 8 राज्य आपके पड़ते हैं, ये 8 राज्यों में से अगर हम बात करेंगे तो सभी राज्यों की जो राजधानियां पड़ती हैं, ये जो कर्क रेखा आपकी गुजर रही है 23.5 डिग्री, इसके सभी रेखाएं क्या होती हैं, इसके दक्षिण में स्थित हैं। सभी रेखाएं कहां पे स्थित हैं? इसके दक्षिण में स्थित हैं सभी रेखाएं, मतलब सभी राजधानियां। सिर्फ और सिर्फ आपकी त्रिपुरा और मिजोरम भी 2 राज्य हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और मिजोरम की राजधानी आइजोल, ये दोनों राजधानियां कर्क रेखा के उत्तर में पड़ती हैं। तो देखिए किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से जो 8 राज्य तो पड़ते हैं, तो कभी कभी बहुत सरल क्वेश्चन जब बनता है तो वहां पर 8 राज्यों के नाम आपको मालूम होते हैं कि गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, और मिजोरम है और त्रिपुरा है। ये आपकी 8 राज्य जो है, इनकी 8 राज्य मतलब जो है ये 8 राज्यों से होकर के गुजरता है, तो सबको ये पता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब पूछता है कि कौन सी राज्य की राजधानी जो है कर्क रेखा के उत्तर में है या दक्षिण में है, तो सभी राज्यों की मोस्टली राजधानियां जितनी भी हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और मिजोरम की राजधानी आइजोल जो है, ये सब क्या पड़ते हैं, उत्तर में पड़ते हैं। बाकी चाहे आप वेस्ट बंगाल की कलकत्ता करेंगे तो भी आपको दक्षिण में ही पड़ जाएगा। उसी तरह छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर, आप उसको देखेंगे, आप देखेंगे झारखंड है, उसकी भी रांची जो है एकदम इसी के बिंदु पर पड़ जाती है, रांची से होकर के गुजरता है, जरा ध्यान रखिएगा। रांची जो है ये कर्क रेखा पर स्थित राज्य है आपका, ठीक है। और बाकी और सभी की राजधानियां जो हैं वो सभी, मध्य प्रदेश की भोपाल है वो भी आपकी दक्षिण में ही पड़ जाएगी आपकी, ठीक है। और यही गांधीनगर भी, वो भी दक्षिण में आपको पड़ जाएगा, ठीक है। तो सारे राज्यों की राजधानी इधर ही पड़ जाएंगी। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो राजस्थान की जो राजधानी आपकी है जयपुर, वो भी आपको
जयपुर आपका उत्तर में पड़ता है, तो यह भी ध्यान रखिएगा कि जयपुर की जो राजस्थान की राजधानी वो भी उत्तर में है। तो आपको मिल जाएगा कुल मिला के ऐसे आपको 3 स्टेट मिल गए कि जिनकी राज्यों की राजधानियां उत्तर में पड़ रही हैं, बाकी सबकी दक्षिण में है। कर्क रेखा पर स्थित जो राज्य है आपका मतलब जो है झारखंड का रांची शहर इसी पर स्थित है, जो कि उसकी राज्य की राजधानी भी है। तो ये तो बात हो गई कि आपको अक्षांशीय स्तर पर कौन कौन से राज्य इस पे स्थित हैं, कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। अब जरा हम लोग बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा विश्व के फ्लैशबैक में आना होगा। आइए विश्व के फ्लैशबैक में चलते हैं और फिर आते हैं हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। अक्षांश हम लोगों ने जान लिया और अक्षांश रेखाओं की जो भारत में स्थिति थी उसके बारे में जान लिया। और एक चीज यहीं पे यह भी जान लीजिए कि अक्षांश रेखाएं जो भारत की हैं वो क्या करती है, पूरी तरह से अगर देखा जाए तो भारत किस गोलार्ध में स्थित कंट्री पर जा रहा है, तो ये पूर्ण रूप से आप देखेंगे तो 23.5 डिग्री के बीच का हिस्सा है, मतलब इसके अंदर का है, यानी उष्णकटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र है। और इसका जो बाकी शेष हिस्सा है वो इत्तेफाकन क्या होता है कि हिमालय जो है भारत के उत्तर में स्थित है पूर्ण रूप से। तो भारत में उत्तर में स्थित होने के कारण हिमालय काफी ऊंची एक श्रृंखला बन जाती है, जो कि जो है और उत्तर हिमालय के भी उत्तर में स्थित जो साइबेरिया की ठंडी हवाएं हैं उनको क्या होती है भारत में आने से रोक देती है, यानी कि जो इसका उष्णकटिबंधीय विस्तार है वो थोड़ा एक्सेस हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी कि हिमालय यहाँ पे बाउंड्री वॉल का कार्य करता है भारत के। तो भारत की जो उष्णकटिबंधीय जलवायु का जो क्षेत्र है वह काफी आगे बढ़ जाता है, यानी उत्तर प्रदेश और बिहार का जो क्षेत्र आता है वह भी उष्णकटिबंधीय जलवायु के क्षेत्र के अंतर्गत ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो है उत्तर साइड में जो है हिमालय एक सीमा रेखा का निर्धारण कर देता है, जिससे गर्मी का विस्तार और ज्यादा आगे तक बढ़ जाता है। ठीक है, इसी कारण से उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में आप देखेंगे ठंडी के मौसम में बहुत ज्यादा ठंडक होने लगती है, मतलब ठंडी होती है, और गर्मी के मौसम में गर्मी का एहसास होने लगता है। तो ये बीच की जलवायु का इसके प्रभाव होने के कारण है। जब सूर्य दक्षिणायन हो जाता है तो यहाँ पर ठंडी का विस्तार थोड़ा बढ़ जाता है मैदानी क्षेत्रों में, और जैसे ही सूर्य उत्तरायण होता है तो प्रचंड गर्मी की भी अनुभूति होने लगती है इस क्षेत्र में। तो जब महसूस होता है कि ये तो उष्णकटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र पूरी तरह से है, और ठंडक के मौसम में शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र भारत में ऐसा महसूस होता है। ठीक है, तो इसके पीछे का कारण हिमालय पर्वत का भारत के उत्तर में स्थित होना है। ठीक है, तो भारत का जो विस्तार है वो लगभग करीब उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो पूछा जाए भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु का देश है, कंट्री है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यहाँ के लिए। अब भारत का जो टाइम लाइन है वो कहाँ से खींचा गया है और कैसे कैसे इसके बारे में है, तो आइए इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए भारत का जो टाइम लाइन है, मतलब स्टैंडर्ड टाइम है और कैसे खींचा जाता है, इन सारे विषयों पे भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे फिर से। तो हम बात कर रहे हैं कि भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री है। आप देखेंगे 82.5 डिग्री। अब जरा समझिएगा 82.5 डिग्री का मतलब हो गया, आप इसको कर सकते हैं 82.5 डिग्री, चाहे 82 डिग्री 30 मिनट भी कर सकते हैं आप इसको, चाहे 82.5 डिग्री भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो 82.5 डिग्री जो है यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 82.5 डिग्री का डिस्टेंस आपका आता है। यही भारत का क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसको इंडिकेट किया जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से कहा जाता है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, भारत का मानक समय होता है ये। किसी भी विश्व का, किसी भी देश का, विश्व के किसी भी देश का सबका एक मानक समय होता है। मानक समय का निर्धारण कैसे होता है ये सब आगे बात करेंगे। पहले बात जान लीजिए भारत का मानक समय क्या है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री है, जो भारत के 5 महत्वपूर्ण राज्यों से होकर के गुजरता है। एक तो आपका उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के नैनी, आपने सुना होगा नाम नैनी, ये पड़ता है प्रयागराज में। नैनी जो है आपका एक प्लेस है प्रयागराज का। ठीक है, प्रयागराज के नैनी से होकर के गुजरता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 स्टेट हैं, ध्यान रखिएगा कौन कौन से स्टेट हैं। यूपी है, MP है आपका, छत्तीसगढ़ है आपका, उड़ीसा है आपका, और आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो ये जो आपके राज्य हैं, तो इन 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। तो एग्जाम में पूछता है कि इन 5 राज्यों से मतलब कितने राज्यों से होकर के गुजरता है, या कौन सा राज्य उसमें नहीं पड़ता है, ये इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि 5 समय है, और भारत का मानक समय 82.5 डिग्री ही क्यों बनाया गया है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि भारत का जो मानक समय 82.5 डिग्री बनाया गया है, इसके पीछे का निर्धारण ये करने का मोटिव ये है कि विश्व जो हमारा है, जो जितनी भी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, प्रत्येक देशांतर रेखाओं के मध्य की जो डिस्टेंस होती है वो लगभग करीब में जो विषुवत रेखा पे बात करेंगे तो 110-111 किलोमीटर के मध्य की डिस्टेंस इसकी रहती है।
और लेकिन ये ध्रुवों की तरफ जाने पर घटने लगती है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसका जो रोल होता है कि चूंकि ग्लोब पर 360 रेखाएं खींची गई हैं, एक रेखा के मध्य से दूसरी रेखा के मध्य जाने में 4 मिनट का समय लगता है। और इस 4 मिनट के आधार पर अगर देखेंगे तो 360 × 4 करेंगे आप तो 720 करीब में आएगा आपका, और उसको अगर 12 से भाग दे देंगे, 60 से भाग दे देंगे तो 24 घंटे बन करके आपके आते हैं। ठीक है, यानी कि एक अक्षांश से एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में 4 मिनट का समय लगता है। और विश्व को मतलब हर 15 डिग्री अक्षांशों पर जब गुजरे 15 देशांतर जब जाते हैं तो 15 देशांतर 1 घंटे का बना देता है। चूंकि 4 मिनट का एक देशांतर होता है तो 15 देशांतर पर जाने में 15 चौके 60, यानी 60 मिनट का समय हो जाता है। 60 मिनट मतलब 1 घंटा, यानी कि 15 डिग्री जो देशांतर रेखा होती जो है, 15 डिग्री की देशांतर रेखा, उसे 15 डिग्री देशांतर वृत्त के नाम से भी जाना जाता है। इसी को ही घंटा वृत्त भी कहा जाता है। 15 डिग्री देशांतर रेखा को ही आप कह सकते हैं हॉर्स सर्किल कह सकते हैं, हॉर्स सर्किल। ठीक है, हॉर्स सर्किल ही कहा जाता है किसको? 15 डिग्री देशांतर रेखा को, 15 डिग्री देशांतर रेखा को हॉर्स सर्किल के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, हॉर्स सर्किल के यानी कि इसको घंटा वृत्त भी कहा जाता है। हिंदी में अगर बात करेंगे घंटा वृत्त तो पूछ सकता है एग्जाम में, घंटा वृत्त किसे कहा जाता है? तो घंटा वृत्त मतलब 15 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा को घंटा वृत्त के नाम से जाना जाता है। क्यों होता है? क्योंकि घंटा वृत्त इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि 15 चौके 60, एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने का 4 मिनट का समय लगता है, तो 15 चौके 60 यानी 1 घंटे का समय से घंटा वृत्त कहा जाता है। तो हमारे पूरे विश्व को इस तरह से अगर हम देखा जाए तो अब हम आ जाते हैं विश्व पे। 0 डिग्री से लेकर के बच्चों 180 डिग्री मैंने बताया पूरब की रेखाएं होती हैं, 180 डिग्री पश्चिम की रेखाएं होती हैं। तो जो पूरब की 180 डिग्री रेखाएं होती हैं, एक रेखा से दूसरे रेखा के मध्य की दूरी 4 मिनट, और 15 डिग्री जाने पर उसको 1 घंटे का हो जाता है। और 180 में बच्चों 15 से अगर भाग दे देंगे आप तो आपका 12 बार जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए एक, यानी कि आप डिस्टेंस ऐसे आप निकाल लीजिए। देखिए 15 डिग्री जाने में 1 घंटे का हो गया, और इधर चूंकि 24 घंटे पूरी पृथ्वी हमारी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, तो 12 घंटे 0 से लेकर 180 पूर्वी के घूमने में लगेगा, और 0 से लेकर के 180 पश्चिमी को घूमने में भी आपको 12 घंटे ही लगेंगे। ठीक है, तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य में जाने में 4 मिनट, तो 15 डिग्री देशांतर जाने में कितना हो गया? 1 घंटे, फिर शेष 15 डिग्री जाने में 1 घंटे, फिर शेष 15 जाने में 1 घंटे। इस तरह से करते करते आप जाएंगे तो 180 में 12 घंटे आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो यही जो 12 घंटे हैं, तो पूरे विश्व ने क्या रखा है कि कोई कंट्री जिसका देशांतरीय विस्तार ज्यादा हो। अब देशांतरीय विस्तार मतलब ये विस्तार, अक्षांशीय विस्तार की बात मैंने कहा, अगर जिसका अक्षांश होगा ज्यादा विस्तार, वहां की जलवायु में भिन्नता पाई जाएगी, वहां के टाइम जोन में भिन्नता पाई जाएगी। जैसे कहने का मतलब आप देखेंगे कि वहां की दिन रात की अवधि में भी अंतर होने लगेगा। जैसे सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होते हैं ना, तो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने पर अगर हम देखेंगे दिन रात की अवधि में भी अंतर आने लगता है। आप जरा सोचिएगा कि अगर जम्मू एंड कश्मीर, मैं बता दूं थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए कि किसी के देशांतरीय विस्तार के, अक्षांशीय विस्तार के ज्यादा होने का क्या फर्क पड़ता है बेटा। अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु की या केरला की, सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होते हैं, तो उत्तरायण दक्षिणायन होने में जैसे हम लोग क्या कहते हैं, जिस क्षेत्र में यूपी के हम लोग रहने वाले हैं, तो यहां कर देखते हैं तो कहते हैं कि इस समय दिन 5 बजे डूब जाता है, यानी कि दिन छोटा रातें बड़ी होने लगती हैं। कब? जब सूर्य दक्षिणायन रहता है। और जब सूर्य उत्तरायण, जैसे इस समय सूर्य उत्तरायण है, तो इस समय क्या दिन की अवधि बढ़ रही है, यानी कि दिन आपको 6 बजे 7 बजे करीब में आपको डूबता हुआ मिलेगा, 6 बजे के बाद या लगभग 6 बजे इस समय का जो टाइम होगा आपका, तो ये दिन की अवधि आपकी इतनी बड़ी दिखाई दे रही होगी इस समय। ये अंतर क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है? क्या ये अंतर हर जगह ऐसे ही होता है? इस मतलब जम्मू एंड कश्मीर में भी होगा, यही यूपी में भी होगा, यही क्या तमिलनाडु और केरला में भी होगा? नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों। जो क्षेत्र विषुवत रेखा के जितने करीब आता जाएगा, उसमें दिन रात की अवधि में डिस्टर्बेंस कम से कम होता जाएगा। यानी कि यहां पर अगर हम देखें तो अधिकतम, चाहे सूर्य उत्तरायण हो चाहे सूर्य दक्षिणायन हो, यहां का क्या होगा समय, हमेशा लगभग 45 मिनट का डिफरेंस आता है। जब सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं तो यहां 45 मिनट पहले दिन डूब जाता है, और जब उत्तरायण होते हैं तो उसके 45 मिनट बाद दिन डूबता है। यानी कि
अधिकतम छोटा दिन होगा वो 45 मिनट का होगा, और बड़े जो अधिकतम बड़ा दिन होगा वो 45 मिनट प्लस का होगा। क्लियर हो रहा है कुछ बात को? क्यों? क्योंकि आप जानते हैं विषुवत रेखा पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है, और ये जो क्षेत्र है 8 डिग्री 4 मिनट का, यह विषुवत रेखा के करीब का क्षेत्र है। तो यहां दिन रात की अवधि समान होगी ना होगी, यानी वहां दिन की ये नहीं होती कि जैसे हम लोग अभी क्या है कि दिन सुबह में विंटर सीजन जब था तो दिन में सुबह 7 बजे करीब में दिन निकलता था और 5 बजे से पहले दिन सूर्यास्त हो जाता था, तो दिन की अवधि हमारी फिर क्या हो गई, घट जाती थी। अगर हम 7 बजे से मान के चलें तो 7 5 12 हो जाएगा और 5 20 यानी 10 घंटे का हमारा दिन होता था ठंडक के सीजन में। अभी अगर हम लोग देखेंगे तो सुबह 5 बजे दिन हो जाता है और रात्रि के 7 बजे करीब में सूर्यास्त होगा जब समर का सीजन आ जाएगा। तो 7 और उधर की बात हम लोग करेंगे तो 5 बजे अगर दिन होता है तो लगभग करीब में 7 उधर 14 घंटे का दिन आपको दिखाई देगा। तो दिन और रात की अवधियों में जो अंतर दिखाई देता है, अगर किसी कंट्री का विस्तार ज्यादा है तो वहां दिन और रात की घटनाओं में मतलब समय ड्यूरेशन में अंतर आएगा। तो जो केरला वगैरह का जो क्षेत्र है वहां पर हमेशा दिन और रात की किसी भी मौसम की बात करेंगे तो डिफरेंसेस ज्यादा नहीं होता है, लगभग 45 मिनट का अधिकतम डिस्टर्बेंस आता है। लेकिन वहीं अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे तो लगभग 5 घंटे का दिन रात की अवधि में अंतर आ जाता है सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने पे। इसका ये असर होता है। तो जितना जितना आपका देशांतर अक्षांश ऊंचा होता चला जाएगा उसी तरह से आपको दिन की अवधि घटती चली जाएगी और बढ़ती चली जाएगी। इसी कारण से पोल पे आप देखते हैं 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। जब सूर्य दक्षिणायन रहता है तो 6 महीने उत्तरी ध्रुव पर अंधेरा रहता है, रात्रि रहती है, और जब सूर्य उत्तरायण रहता है तो 6 महीने जो है रात रहती है आपकी दक्षिणी गोलार्ध पर। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर आपका रात्रि का समय होता है 6 महीने का। तो ये 6 महीने का दिन और रात इस तरह की स्थिति। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो यूरोप के जो राष्ट्र हैं जैसे नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, ये जो कंट्रीज हैं यहां पर आप देखेंगे उगते सूरज का देश मध्यरात्रि का सूरज आप देखेंगे यहां पर दिखाई देता है। तो उसके पीछे का मोटिव यही है। वहां पर इस तरह की स्थितियां ऐसे रहती हैं कि सूरज क्षितिज पे दिखाई देता है 12 घंटे वाली स्थिति में। तो वो क्या होता है वहां पर लंबी लंबी वहां पर कई कई घंटे के दिन होते हैं। यानी वहां पर आप जानते हैं जैसे हमारे यहाँ अधिक विषुवत रेखा पे 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती है। हमारे यहाँ क्या हो जाता है जब हम यूपी की बात करें अपने तो यहां पर कभी 14 घंटे की रात होगी और कभी 14 घंटे का दिन होगा, कभी यहां पर 10 घंटे का दिन होगा। 4 घंटे का लगभग डिफरेंस दिखता है आपको। क्यों? क्योंकि जब 5 बजे सुबह होगी और 7 बजे दिन डूबेगा तो लगभग 14 घंटे के आपके अप्रॉक्स मिलेगा समय, और जब सुबह 7 बजे दिन सूरज निकलेगा और 5 बजे ही अस्त हो जाएगा तो आपको समय कम हो जाएगा, संक्षिप्त हो जाएगा। तो ये चीज यहां पर जो डिफरेंसेस दिख रहे हैं आपके, यही चीजें ऐसे ही अगर ऊपर चले जाएंगे तो कुछ ऐसे कंट्री आपको मिलेंगे यूरोप के जहां पर 14 घंटे का दिन आपको दिखाई देगा। कब? जब सूरज उत्तरायण रहेंगे, और 14 घंटे की रात वहां दिखाई देगी। कहीं कहीं कुछ मिलेगा 15 घंटे का दिन, 15 घंटे की रातें होती हैं। तो जैसे जैसे आपका अक्षांश बढ़ता जाएगा तो वहां पर 6 महीने आपके दिन बड़े 15-15 घंटे के होंगे और 6 महीने 15-15 घंटे की रातें होंगी। तो इस तरह की चीजें आपको मिलती चली जाएंगी। ये आपको अक्षांश ही आपको समझा रहा है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में मैंने अभी आपको बताया लगभग 5 घंटे का अंतर आ जाता है। अपेक्षितया जो है आपका जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है यानी कि तमिलनाडु और केरला वाले जो क्षेत्रों में है यहां पर डिफरेंसेज 1 घंटे 45 मिनट का लगभग आता है, वहां पर लगभग 4 घंटे से 5 घंटे के मध्य का समय डिफरेंसेज हो जाता है। ठीक है, ये डिफरेंसेज आप मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। डिफरेंसेज का मतलब ये है कि दिन की अवधि और रात की अवधि में जो परिवर्तन होता रहता है ऋतुओं के साथ में, सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन होने की स्थिति में। क्लियर? और बाकी और अंतर का मतलब यही है इसमें। ठीक है, तो ये तो आपने समझ लिया इसके बारे में। अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि इसकी जो देशांतर रेखाएं हैं उसके बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बताया 0 डिग्री देशांतर रेखा को इसे क्या कहते हैं, ग्रीनविच मिड टाइम के नाम से जाना जाता है। इसको जीएमटी टाइम के नाम से इसे कहते हैं जीएमटी। क्या कहा जाता है? जीएमटी। जीएमटी ग्रीनविच मिड टाइम, मेरिडियन टाइम, सॉरी मेरिडियन टाइम, मेरिडियन टाइम। ठीक है, इसे जीएमटी लाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ग्रीनविच मिड टाइम। इसी को ही हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या इसी को ही प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी जाना जाता है, प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है,
और इसके सेम अपोजिट जो प्रतिध्रुव स्थिति पर जो रेखा होती है, इसके सेम अपोजिट प्रतिध्रुव स्थिति से कहा जाए तो एग्जाम में पूछेगा कि ग्रीनविच मिड टाइम के अपोजिट स्थान पर कौन सी रेखा जो है होती है, तो उसे आप कहेंगे 180 डिग्री देशांतर रेखा, या उसे कहेंगे आप अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है, या उसे कह सकते हैं आप जीरो हार रेखा के नाम से भी उसे जान सकते हैं। तो इस तरह से इसके प्रतिध्रुव स्थिति पर जो रेखा होगी 180 डिग्री देशांतर रेखा होगी, ठीक है। तो जब अब देखो, अगर मान लो बेटा यहां पर 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी प्रधान मध्याह्न रेखा पर मध्याह्न के 12 बज रहे हैं, मध्याह्न के 12 बज रहे हैं, तो जरा बताओ कि इसके सेम अपोजिट यानी प्रतिध्रुव स्थिति पर क्या समय हो रहा होगा, प्रतिध्रुव स्थिति पर क्या टाइम हो रहा होगा। प्रतिध्रुव स्थिति में आप जरा देखिए, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो प्रतिध्रुव स्थिति यानी 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, सेम 12 घंटे का डिफरेंस होगा बेटा। तो जब यहां 12 घंटे का दिन हो रहा है तो वहां 12 घंटे सेम अपोजिट रात्रि के होंगे, ठीक है। क्यों, 12 घंटा इधर कवर होता है, 12 घंटा इधर कवर होता है, तो 24 घंटे का अंतराल आएगा। तो आप ये मत समझिएगा कि इसके 12 घंटे का ही अंतर आएगा, ये 12 घंटे का अंतर नहीं आएगा। जैसे यहां पर दिन के 12 बज रहे हैं तो बाकी 6 घंटा इधर जाएगा और प्लस 6 घंटा उधर जाएगा, ठीक है। तो 6 घंटे जाएंगे तो वहां पर आपको मध्य रात्रि का 12 बज रहा होगा, 180 डिग्री पर मध्य रात्रि के 12 बज रहे होंगे, ठीक है। और मध्य रात्रि के चूंकि 180 डिग्री पर 180 डिग्री अक्षांश रेखा देशांतर रेखा पर मध्य रात्रि होगी, मध्य रात्रि होगी कब, जब जीएमटी लाइन पे यानी ग्रीनविच मिड टाइम पे जो लाइन है वहां पर अगर 12 बज रहा है तो सेम उसकी प्रतिध्रुव स्थिति पर स्थित 180 डिग्री देशांतर रेखा पर यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर रात्रि के 12 बज रहे होंगे। और रात्रि के जब 12 बजते हैं बच्चों, रात्रि के 12 जब बजेंगे तो इसका मतलब वहां पर टाइम क्या होगा, 00 होगा ना। तो 00 हार, इस नाते इसको 0 हॉर्स के नाम से भी जाना जाता है कि 0 हार लाइन किसे कहते हैं। तो 0 हार लाइन आप इसको जान लीजिए, 0 हॉर लाइन किसे कहा जाता है, 180 डिग्री देशांतर रेखा या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को ही 0 हॉर लाइन भी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। और इसे तो आपको मैंने बता ही दिया कि क्या क्या नामों से जाना जाता है। ग्रीनविच रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है। और इसी को ही और भी अगर टाइम के आधार पर देखें, जैसे इसे 0 हॉर लाइन कहा जाता है, इसे मून लाइन के नाम से जाना जाता है, मून लाइन, ठीक है। क्या होता है, मून लाइन के नाम से इसे जाना जाता है। मून लाइन कह सकते हैं इसको, या मून मेरिडियन कह सकते हैं। सॉरी, मून नहीं, नून होगा बेटा, सॉरी नून लाइन होगा, नून, ठीक है, मून नहीं होगा। मून तो रात्रि हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा, शाम का समय हो जाएगा। नून लाइन इसे कहा जाता है, नून मेरिडियन के नाम, नून लाइन कह सकते हैं या नून मेरिडियन, क्या कह सकते हैं, नून मेरिडियन, नून मेरिडियन, ठीक है। नून मेरिडियन लाइन किसे कहा जाएगा, इसी को ही कहा जाएगा। क्यों कहा जा रहा है नून मेरिडियन लाइन, क्योंकि नून मतलब दोपहर का समय है, इस नाते नून मेरिडियन लाइन के नाम से जाना जाता है या नून मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। और 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है, 0 हॉर लाइन के नाम से जाना जाता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। अब एक दिलचस्प बात थोड़ा यहां से समझिएगा, थोड़ी सी गहरी बातें हैं इसमें। गहरी बात यह है कि इधर का जो पोल होगा, यानी कि 90 डिग्री जो देशांतर आपका, ये जो 90 डिग्री यहां पर अगर आप देखेंगे, आप जरा समझिए कि 90 डिग्री वेस्ट और 90 डिग्री ईस्ट जो रेखा है, 90 डिग्री वेस्ट और 90 डिग्री ईस्ट रेखा कौन सी, पूर्वी देशांतर रेखा। पूर्वी देशांतर जो 0 डिग्री से अगर आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 करते हुए 90 डिग्री ईस्ट आएगा। इसी तरह से अगर पश्चिम की तरफ जाएंगे तो 1 2 3 करते हुए 90 डिग्री वेस्ट आएगा। फिर वेस्ट ही आगे जाकर के 180 पे मिलेंगे सब, ईस्ट और वेस्ट। तो बेटा जरा पूछो कि अगर दिन के 12 बज रहे हैं, यहां पर देखो ध्यान से समझना कि यहां पर दिन के 12 बज रहे हैं, कहां पर, 0 डिग्री देशांतर रेखा पर यानी प्रधान मध्याह्न रेखा पर जीएमटी लाइन पर 12 बज रहे हैं। तो अपोजिट की लाइन पर यानी कि जो आपकी 180 डिग्री रेखा होगी यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर रात्रि के 12 बज रहे होंगे। तो हमने क्या बताया था कि देखो ग्रीनविच रेखा के दाईं तरफ और बाईं तरफ, दाईं तरफ जाने पर इनका समय क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, दाईं तरफ जाने पर क्या होगा, समय बढ़ेगा,
दाईं तरफ जाने पर क्या होगा, समय बढ़ेगा, और बाईं तरफ जाने पर समय घटेगा। घटेगा का मतलब यहाँ पर क्या है, अगर 12 बज रहा है तो यहाँ जाने पर 15 डिग्री हम बात करते हैं, 15 डिग्री देशांतर पे अगर जाएंगे तो हमें समय क्या होगा, 1 घंटा आगे होगा, तो यानी 1 बजेगा दिन का 1 बजेगा। और 1 घंटा पीछे जाएंगे बेटा, इधर बाएं की तरफ जाएंगे तो 1 घंटा पीछे यानी 11 बज रहा होगा AM में, ध्यान समझना। और ये 12 यहाँ पर जब 1 घंटे आगे जाएंगे नहीं 15 डिग्री देशांतर रेखा अगर आगे पूछेगा कि ग्रीनविच रेखा से दाईं ओर जाने पर क्या होता है, समय बढ़ता है। समय बढ़ने का मतलब वहां जितना होगा उससे ज्यादा हो जाएगा। वहां 12 बज रहा है तो वहां 1 बज जाएगा। कब 1 बजेगा, जब 15 डिग्री देशांतर पर पहुंचेंगे। मैंने भी आपको बताया कि प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर आ जाता है। एक देशांतर पर 4 मिनट का, 15 चौके 60, यानी 15 देशांतर पर 1 घंटे का अंतर आएगा। और तो पूछेगा कर्क रेखा से ग्रीनविच रेखा से दाईं ओर जाने पर 15 डिग्री दाईं ओर जाने पर क्या होगा, समय में बढ़ोतरी होगी, घटोतरी होगी, समय में बढ़ोतरी हो जाएगी। और उसी तरह से पूछेगा कि बाईं ओर जाने पर 15 डिग्री बाईं ओर, 10 डिग्री 5 डिग्री जो भी समय पूछेगा, बाईं ओर जाने पर समय क्या होगा, घटेगा बेटा। तो यहां का समय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो भारत का मानक समय जो बताया जाता है 82.5 डिग्री, क्या कहा जाता है कि ग्रीनविच मिड टाइम से क्या हो, भारत का समय 5.5 घंटा 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 5 घंटा 30 मिनट आगे का मतलब हुआ क्या कि अगर वहां जब 12 बजता है तब यहां पर 5:30 बजता है। 5:30 क्यों बजता है, भारत का जो टाइम लाइन है ना, भारत की जो समय रेखा है यानी इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है वो क्या 82.5 डिग्री पर है। और 1 डिग्री का मैंने बताया आपको कि 4 मिनट होता है, तो 82 × 4 अगर आप कर देंगे आप तो कितना आ जाएगा भाई, 82 × 4 आप कर दीजिए। देखिए 82 × 4 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी के 8, 8 चौके 32, यानी कि 320 मिनट हो गया। ठीक है, 320 मिनट हुआ। और चूंकि 1.5 है तो 2 और जुड़ जाएगा इसमें। तो बहरहाल आप इसको समझिए, इसको अगर 60 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 6 × 5 = 30 जाएगा। ठीक है, 2 आएगा 28 हो जाएगा। फिर आप जाएंगे इसमें से 6 × 5 = 30, यानी 5 लगभग 5.5 घंटा आगे होना है। यही समय जो बता रहा है 5.5 घंटा आगे है, यानी कि इस मानक में जब 12 बजेगा 5.5 बजेगा, यहां जितना भी बचेगा उससे 5.5 घंटा आगे भारत का समय होगा। तो यानी कि बेटा पूरब के सारे समय, ग्रीनविच रेखा के पूरब के सारे समय, और पूरब कहां तक कहलाएगा, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तक के सारे समय क्या होंगे, आगे होंगे। और आगे होंगे और 180 डिग्री तक पश्चिम की तरफ या बाएं की तरफ जाने पर सारे समय पीछे होते चले जाएंगे। अब पीछे कितने होंगे, जितने अक्षांश, जितने देशांतर पर वो पर्टिकुलर जो प्लेस है वो स्थित है, उतना ही पीछे होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपको समझने के लिए। तो बाएं और दाएं जब पूछेगा तो इस तरह से कहेंगे। और चूंकि यह समय आगे होता है इसी नाते इसको बेटा पोस्ट मेरिडियन कहते हैं। मेरिडियन पोस्ट मेरिडियन कहते हैं। इसी को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं पीएम जो टाइम लिखते हैं ना, इधर के सारे टाइम को पीएम लिखेंगे आप। और अब इधर का मतलब मेरे है कि वहां पर अगर 12 बज रहा है, कहां पर, इंग्लैंड से जो ग्रीनविच रेखा आ रही है उस पर अगर 12 बज रहा है तो जितने भी पूर्वी देशांतर पर जितने भी, यानी कि दाईं तरफ पूर्वी देशांतर पर जितने भी कंट्रीज होंगे उनके समय सब पीएम में होंगे। और अगर यहां पर 12 बज रहा है तो जितने भी जो होंगे पश्चिम की तरफ स्थित 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम में जितने 180 तक जितने भी स्थान होंगे वो सब क्या होंगे, माइनस में होंगे, निगेटिव होंगे, समय कम होगा, वो एएम कहलाएंगे, एंटी कहलाएंगे, एंटी मेरिडियन। ठीक है, एंटी मेरिडियन, इसी नाते इसे एएम लिखा जाता है। यानी कि अगर हम जो भी समय का निर्धारण एएम और पीएम का करते हैं, एएम और पीएम का निर्धारण इसी आधार पर होता है कि जितने भी ग्रीनविच रेखा से दाहिनी तरफ या कहिए पूरब की तरफ स्थित जितने भी देशांतर है इन सबका समय पीएम काउंट किया जाता है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम के समय की तरफ का या बाएं तरफ का जितना भी देशांतर है उनके सारे समयों को एएम में काउंट किया जाता है। और दूसरी चीज जान लीजिए कि विश्व ने सभी कंट्रीज के एक मानक बनाया, अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने, इन्होंने मानक बनाया है कि 7.5 डिग्री देशांतर पर 7.5 डिग्री देशांतर पर एक रेखाएं खींची गई हैं जिसे टाइम लाइन के नाम से जाना जाता है। हर 7.5 डिग्री पर, 15 डिग्री पर नहीं, 7.5 डिग्री पर
रेखा खींची गई है जिससे यह निर्धारित किया गया है कि पूरे विश्व का टाइम जो निर्धारित किया गया कि पूरे विश्व का टाइम इससे पता चल सके कि, और डिपेंड ये करता है, जैसे भारत के बारे में अगर हम देखें तो भारत के पास, हर कंट्री के पास एक चूज करने का ऑप्शन होता है कि वह 0 डिग्री देशांतर से, अगर वह देखिए 7.5 डिग्री देशांतर पर है तो वह टाइमलाइन चूज कर सकती है। टाइमलाइन ये 7.5 क्यों रखा गया है कि अधिकतम 30 मिनट का डिफरेंसेस हो। फिर अगला 7.5 डिग्री जाएंगे तो 15 डिग्री देशांतर रेखा हो जाएगी, ये जो कि 30 मिनट की होगी। फिर 15 से जाएंगे तो 22.5 डिग्री होगी, और 22.5 से फिर आगे जाएंगे आप तो लगभग करीब में आपका जो भी 15 आना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 15 दूनी के 30 यानी 30 डिग्री देशांतर रेखा पे 30-30 मिनट के अंतराल पे बेटा ऐसे ऐसे लाइनें खींची गई हैं। ऐसे ऐसे क्रम में आप करते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 15 चौक के 60, 15 पछे 75, यानी कि हर मतलब जैसे ये 30 है और 30 में जो है आप 7.5 जोड़ दीजिए, तो 30 में जब 7.5 जोड़ेंगे 37 डिग्री पर फिर अगली रेखा होगी 37.5। तो विश्व को क्या बताया गया है कि मतलब सबको कहा गया है, सभी लोग इस पे सहमत हैं कि कौन सा टाइम जोन आप निर्धारित करेंगे। भारत ने 82.5 डिग्री क्यों मानक चुना, उसके पीछे का जो कारण है कि वही 7.5 डिग्री आप देखिए 80 के, अब आप देखेंगे तो इस क्रम में जब बढ़ते आप जाएंगे, इसी क्रम में आप जाएंगे तो 15 के गुणज में आप जाइए, 15 पछे 75, तो 75 एग्जैक्टली हो गया। 75 के बाद ऑप्शन कितना आएगा, 7.5 जुड़ेगा ना उसमें, 15 पछे 75, 75 में जब 7.5 जोड़ देंगे आप तो कितना 82.5 डिग्री तो आएगा। तो इस नाते भारत ने अपना मानक समय 82.5 डिग्री माना है, ना कि 82 डिग्री माना है, ना कि 89 डिग्री माना है, 82.5। अगर भारत के पास किसी भी कंट्री के पास ऑप्शन यही होता है, अगर उसका अक्षांशीय विस्तार बहुत ज्यादा नहीं है तो आधे घंटे वाला वो स्टैंडर्ड टाइम को मान लेता है। ठीक है, तो ये 82.5 डिग्री क्यों माना गया है। अगर क्वेश्चन कभी गहराई में पूछता है कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री ही क्यों माना गया है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय एक समझौता है, उस समझौते के तहत यह बात बताई गई है कि हर आधे घंटे पर जो लाइनें बनाई गई हैं, जो तिथिरेखा जो टाइमलाइन खींची गई, उस टाइमलाइन में से किसी एक टाइमलाइन को आपको मानना होगा। और जिन कंट्रीज का देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार ज्यादा होता है उन कंट्री में 5 या 6 टाइमलाइन होते हैं, जैसे रूस और कनाडा है, इनमें आपको 5 और 6 लाइनें मिलेंगी। ठीक है, तो ये जिनका अक्षांशीय विस्तार मैंने बताया देशांतरीय विस्तार ज्यादा होगा उसमें ज्यादा टाइमलाइन मिलेगी, हर कंट्री का अलग अलग। भारत इतना ज्यादा अंतर नहीं है, तो भारत में केवल और केवल 29 डिग्री का, यानी कि देखिए भारत के समय में अगर देखा जाए तो लगभग 29 यानी 30 मान लीजिए जाए, 30 डिग्री देशांतर का डिफरेंसेस आता है। मैंने यही बताया, देखिए भारत का यही है देशांतर, लगभग 29.18 है। ठीक है, ये देशांतर है। तो भारत में क्या होगा, यानी कि अगर भारत कितनी लाइनें मान सकता था अंतरराष्ट्रीय समझौते के आधार पर देखा जाए तो 3 लाइनें मानने के लिए, मतलब 4 लाइनें वो मान सकता था। एक क्या मान सकता था, 82.5 जैसे उसने माना है। तो जैसे 30 डिग्री यहां पे आ रही है ना रेखा, 30 का मतलब क्या हो गया बेटा, 7.5 पे कहा है तो 4 रेखाएं मान सकता था वो। एक तो मानता 68 डिग्री 7 मिनट को मान सकता था। फिर इसके बाद में अपना जो भी उसका मतलब यानी 82 से आप कर लीजिए, यानी 75 डिग्री को मान सकता था एक रेखा, 75 डिग्री देशांतर रेखा को मान सकता था, भारत के पास ऑप्शन था। उसके बाद 82.5 मान लिया। अब 82.5 में अगर आप और जोड़ दीजिए तो 90 डिग्री आ जाएगा आपका, इसमें 7.5 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। 90 डिग्री देशांतर रेखा, इसको ऑप्शन मान सकता था भारत। तो भारत के पास तो 3 ऑप्शन थे, तीनों में से कौन माने। लेकिन भारत ने क्या, जो भारत के बीचों बीच से गुजर रही रेखा, इस नाते भारत ने 82.5 डिग्री को माना है, ना कि भारत ने 75 डिग्री को माना है, ना ही 90 डिग्री देशांतर रेखा को अपना मानक समय इस नाते नहीं माना है। क्यों, क्योंकि 7.5 वाला ये रेशियो चल रहा है। और इससे क्या होता है, भारत का मानक समय में अंतर जो है 2 घंटे का है, यानी कि गुजरात के गुहार मोता से लेकर के, और अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश के मध्य में जो डिस्टेंस है वो 2 घंटे का डिफरेंस आता है। अगर यहां पर सुबह के 6 बज रहे हैं बेटा तो यह समय पीछे होगा। 6 यहां पर सुबह के 6 बज रहे हैं तो 2 घंटे पीछे होगा, तो यानी सुबह के 4 बज रहे होंगे। यहां पे हमेशा ये समय आगे रहेगा। लेकिन हम लोग सभी लोग घड़ियां कहां से मिलाते हैं, इसी नैनी वाले जो हमारी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, सबकी घड़ियां इसी से मिली हुई होती हैं। तो सभी की घड़ियां जो मिलती हैं तो इस घड़ी में पता चलता है 4 बज रहा है अभी सुबह के, कहाँ के, गुजरात में। और यहाँ पर उसी घड़ी में बताता है कि सुबह के 6 बज रहे हैं वहाँ पे। जब यहाँ पे भारत का मानक समय, भारत जब बताता है अपनी घड़ी में 12 बजाता है, तो अगर कोई भी टाइम बजा रहा है, 12 अगर यहाँ बजा रहा है तो 1 घंटा पहले आपका किबुथु का समय होगा। यानी भारत में 12 बज रहे हैं तो वहाँ पर 1 बज रहा होगा किबुथु में। भारत जो अपना समय बताएगा, कोई घटना होने का या कोई भी चीज होने की जो समय बताएगा, भारत इसी टाइम से बताएगा कि भारत में 12 बज रहे हैं, तो किबुथु के टाइम को ले आ जाएगा। तो 12 वहां 1 घंटा आगे है तो वहां पर 1 बज रहा होगा, तो भारत कहेगा कि 1 बजे हमने ये काम किया।
ठीक है। और अगर कोई काम गुजरात से वो कर रहा है अपना कार्य, तो उसका 1 घंटा पीछे है और तब वो भारत कोई काम करेगा। भारत का मानक समय 12 बज रहा है और यहां पर उसके चूंकि 1 घंटा पहले है, तो वो इस टाइम को अपना लेकर के बताएगा कि भारत में इतने बजे ये चीजें हुई। तो इस तरह की चीजें हैं कि ये तो टाइमलाइन के बारे में हो गया कि जो कि इससे संबंधित कुछ बातें थी। और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट चीजें आप लोगों ने समय के बारे में समझ लिया होगा कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, मानक समय क्या होता है। दूसरी चीज, एक चीज और भी इसमें देखिए थोड़ी छूट रही है। हमने बताया कि एक तथ्य है आपको कि ये जो 90 डिग्री देशांतर रेखा है, 90 डिग्री देशांतर रेखा ईस्ट की और 90 डिग्री देशांतर रेखा वेस्ट की, इसमें अगर हम देखें यहां पर दिन के अगर 12 बज रहे हैं बेटा, तो इसके सेम अपोजिट पे क्या 12 बजे रात हो गया। तो बताइए 90 डिग्री ईस्ट पर क्या लोकेशन होगी उस समय, क्या लोकेशन होगी, क्या टाइमिंग होगी। मैं ऑप्शन आपको दे दे रहा हूं कि यहां पर देखिए ये समय क्या है, 12 बजे दिन हो रहा है, यहां का समय बढ़ता है। तो भाई जब बढ़ेगा तो आगे बढ़ता जाएगा ना, और 90 डिग्री जाने में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री अगर जाने में 15 चौक के 60, 15 छक्का 90, 6 घंटे का अंतर आएगा। तो यहां पर बेटा अगर 12 दिन के बज रहे हैं तो यहां 6 बज रहा होगा। कौन सा समय बज रहा होगा, शाम के 6 बज रहे होंगे। इसी तरह से यहां पीछे जाएंगे 90 डिग्री ईस्ट पे वेस्ट पे जाएंगे तो क्या होगा, सुबह के 6 बज रहे होंगे। तो अगर देखा जाए कि कहा जाए ग्रीनविच रेखा पर, ग्रीनविच टाइम पर आपका 12 दिन के बज रहे हैं, तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय हो रहा होगा, शाम के 6 बज रहे होंगे। 180 डिग्री देशांतर पर क्या हो रहा होगा, मध्यरात्रि का समय होगा, 12 बज रहे होंगे। और पूछे 190 डिग्री वेस्ट में क्या समय हो रहा होगा, तो सुबह के 6 बज रहे होंगे, क्योंकि उसका 12 से 6 घंटे घट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीजें भी समझ में आ गई। मुझे लगता है कि इसके बीच का भी कोई डिस्टेंस दे दे, मान लो हमने बता दिया जैसे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री ना देकर के आपको 100 डिग्री पूछ ले, पूर्वी देशांतर में समय क्या हो रहा होगा, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर में क्या समय होगा, हमेशा आगे होगा ना उससे। और अगर पूछता है वेस्ट लगा करके मानक समय, तो हमेशा वो पीछे हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें थोड़ी सी आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी कुछ चीज़ें बतानी पड़ी आपको, अंतर्राष्ट्रीय टाइम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे तथ्य इंडियन ज्योग्राफी में हम लोगों को अभी आगे पढ़ने हैं, वो सब भी हम लोग देखते रहेंगे, वो सभी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। और इसी तरह से दोस्तों अपनी मेहनत और करते रहिए सार्थक तरीके से। और हम लोग इस प्रयास में लगे हैं कि आप लोगों को बेहतर चीज़ें मिलें। थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया, इसके लिए खेद है कि आगे के दौर में हम लोग कोशिश करेंगे वीडियो छोटा हो, लेकिन तुम सारे तथ्य बताने थे, इसको कई पार्टों में बताना थोड़ा मुश्किल होता, इस नाते मैंने इस वीडियो को थोड़ा बड़ा कर दिया। नेक्स्ट टाइम से हम लोग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, इसके पड़ोसी देशों के बारे में, कौन कौन से हमारे पड़ोसी कंट्री हैं जिनकी सीमाएं हमसे टच करती हैं, इसकी टोटल इसकी हद क्या है इंडिया के बारे में, इंडिया की बहुत सारी चीज़ें, यानी लगभग संपूर्ण चीज़ें हम लोग इंडिया के बारे में देखेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।